जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी का भाग थर्ड यानी भाग थर्ड हमारा है मौलिक अधिकार। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश का बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। एक शब्द आया मौलिक अधिकार। कौन सा शब्द आया? मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहते किसको? मौलिक अधिकार कहते किसको, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार कहते किसको समझिएगा। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है, मौलिक अधिकार उन अधिकार को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को, या हम हो या तुम हो या ये हो या वो हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन एक व्यक्तित्व के नाते जीने का एक क्या बोला जाए, एक अपना जीवन जीने का एक प्रबल दावेदार होना चाहिए। उसे को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। हम एग्जाम्पल पे दे करके समझाते हैं कि पहले क्या होता था औपनिवेशिक काल में, अंग्रेज कालों में क्या होता था, अंग्रेज काल या मुगल काल या कभी प्राचीन काल से ही ले लेते थे। क्या होता था? जो राजा होता था या सरकार लोग होता था वो क्या करता था कि आया भारतीय लोग को, यहाँ हम एग्जाम्पल अपने देश को ही ले लेते हैं, भारतीय लोग का आया वो अपना मतलब जो अंग्रेज लोग था, जो अंग्रेज लोग होता था क्या करता था, अंग्रेज लोग जो अपना सरकार शासन करता था, भारतीय लोगों को जोर जबरदस्ती करके उस पर क्या करता था? शोषण करता था जिससे आकर के वो मान के चलो जबरदस्ती इसको ये मान के चलो क्या बोला जाए, कुआं खोदने के लिए काम दे दिया, जो उसको करने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, उसको करने के लिए वो सक्षम नहीं है, फिर भी जोर जबरदस्ती क्या कर रहा है, उसको उस काम को करवाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है। क्या जो व्यक्ति को जोर जबरदस्ती कर रहा है, क्या अपना जिंदगी वो अपने तरीके से जी रहा है? नहीं ना। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को खत्म करने के लिए मौलिक अधिकार, आप समझते हैं मौलिक अधिकार कहते किसको हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति अपना जीवन एक अपने तरीके से जिए, इसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार समझ में आया? एक लाइन में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होता है, उस अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए किसी प्रकार का भेदभाव, समानता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, मतलब हर एक के लिए एक समानता का प्रावधान किया गया। अब मौलिक अधिकार, ठीक है, तो मौलिक अधिकार पहले क्या था? अंग्रेज काल में भारत के जो लोग जो निवास कर रहे थे, जो अंग्रेज कालीन या प्राचीन कालीन या मध्यकालीन या मुगल कालीन का भी जो निवास जो लोग यहाँ पे रहते थे, तो उन लोग को क्या अपना जिंदगी अपने तरीके से तो जी नहीं रहा था, अपना मतलब जो अपना लाइफ था अपने अनुसार तो व्यतीत कर नहीं रहा था। तो इसलिए प्राचीन काल से अर्थात औपनिवेशिक काल से ही भारत में मौलिक अधिकारों को क्या किया जाने लगा? मांग किया जाने लगा कि भारत का जो लोगों का जो अपना जिंदगी होगा अपना मतलब अपने मौलिक तरीका से क्या करा जिएगा। इसलिए औपनिवेशिक काल के दौरान से क्या किया जाने लगा था? मौलिक अधिकार को मांग किया जाने लगा था। सर्वप्रथम अब देखते हैं कि कौन कौन मांग किया मौलिक अधिकार को। तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, कब? 1895 ईस्वी में दादा भाई मोरारजी, कौन? दादा भाई मोरारजी तथा आरसी दत्त ने क्या किया? मौलिक अधिकार को क्या किया? मांग किया। कौन मांग किया? सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को किसने मांग किया? दादा भाई मोरारजी और आरसी दत्त। कब मांग किया? 1895 ईस्वी में क्या किया? मौलिक अधिकार को मांग किया। समय बदला, दौर बदलते गया, 1895 से बढ़कर के 1925 का ईस्वी आया, 1925 का दौर आया। 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट ने क्या किया? मौलिक अधिकार को मांग किया। कौन सा पत्र के तहत? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। 1925 में किसमें कौन मांग किया मौलिक अधिकार को? एनी बेसेंट। कौन सा अधिकार पत्र के माध्यम से? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के पत्र के माध्यम से क्या किया? मौलिक अधिकार को
मांग किया जाने लगा। फिर समय बदला, 1925 से लेकर के 1928 का समय आया। 1925 से 1928 का समय आया। 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या किया? मौलिक अधिकार को क्या किया? मांग किया जाने लगा। कौन सा रिपोर्ट के तहत? नेहरू रिपोर्ट के तहत। नेहरू रिपोर्ट के तहत मौलिक अधिकार को मांग किया। किसने किया? अब फिर से देख लेते हैं मौलिक अधिकार को कब कब कौन कौन मांग किया। 1895 ईस्वी में आरसी दत्त और दादा भाई मोरारजी ने क्या किया? मांग किया। फिर 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों को क्या किया? मांग किया। फिर 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया? मौलिक अधिकारों को मांग किया जाने लगा। 1931 ईस्वी में कराची के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर के कराची अधिवेशन में कौन किया? ये 1931 ईस्वी में लाहौर के कराची अधिवेशन में क्या किया? मौलिक अधिकार को प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। कब कर लिया गया? मौलिक अधिकार को प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया गया? 1931 ईस्वी में। कब कर लिया गया? 1931 ईस्वी में। फिर मतलब समय बदलते गया, समय बढ़ते बढ़ते 1945 का समय आया। कब? 1945 का समय आया। 1945 ईस्वी में किसने? तेज बहादुर शत्रु द्वारा पर्दाफाश, मतलब क्या? मौलिक अधिकार को और उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। फिर से सुनते हैं मौलिक अधिकार को कौन कौन मांग किया। 1895 में दादा भाई मोरारजी एवं आरसी दत्त ने मांग किया। उसके बाद दौर बदलता है, समय बदलता है। 1935 ईस्वी में 1925 ईस्वी में किसने मांग किया? एनी बेसेंट ने मांग किया। कौन सा पत्र के माध्यम के तहत? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के पत्र के तहत क्या किया? मौलिक अधिकार को मांग किया। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? मौलिक अधिकार को मांग किया गया। फिर 1931 ईस्वी में इसे क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। फिर 1945 ईस्वी में तेज बहादुर शत्रु ने क्या किया? इसको और थोड़ा सा तेजी से बढ़ावा देने का कार्य किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन यहीं से पूछता, जो ये 4 पॉइंट टॉपिक लिखे थे इससे क्वेश्चन पूछता है। आपको डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, डेफिनेशन कहते हैं किसको है। फिर देखते हैं सर्वप्रथम मौलिक अधिकार, सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में विश्व में सबसे पहला मौलिक अधिकार कहाँ दिया गया? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कौन सा कानून, कौन सा कार्टा? मैग्ना कार्टा के तहत, मैग्ना कार्टा के तहत सर्वप्रथम कहाँ पे मौलिक अधिकार को लागू किया गया था? इंग्लैंड में। कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। कब? 1215 ईस्वी में। 1789 में फ्रांस में मौलिक अधिकार लागू हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कब? 1789। फिर 1791। कब? 1791 ईस्वी में। कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में मौलिक अधिकार को क्या किया गया? लागू किया गया। अब बताइए भारत में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकार को क्या किया जाने लगा था? मांग किया जाने लगा था। कितना लोग मांग कर चुका था? बहुत सारे लोग मांग किए। जैसे हम लोग देखे आरसी दत्त ने किए, दादा भाई मोरारजी ने किए, एनी बेसेंट ने किए थे, मोतीलाल नेहरू ने किए थे, तेज बहादुर शत्रु ने क्या किया? मौलिक अधिकार को मांग किया जाने लगा। अब बताइए मौलिक अधिकार को मांग करने के लिए इतना जब तेजी से उत्सुक होते जा रहा था, भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकार को लाने के लिए, मौलिक अधिकार को निर्धारण करने के लिए, मौलिक अधिकार को भारत में लागू करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 54 समिति का परामर्श, 54 सदस्य का, संविधान सभा ने 54 सदस्य का, कितना सदस्य का? 54 सदस्य का एक परामर्श समिति का गठन किया। किसका गठन किया? परामर्श समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्षता, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान सभा ने कितना समिति का गठन किया?
54 समिति का, कौन सा समिति, परामर्श समिति का गठन किया। क्यों किया, भारत में मौलिक अधिकार को निर्धारण करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ जब 54 समिति को सदस्य का गठन किया गया तो ये लोग तो मौलिक अधिकार को लागू कर लाने के लिए कोई दूसरे देश से गए होंगे, तो 54 समितियों सदस्यों ने जो मिल करके कहां से मौलिक अधिकार को भारत में लाया गया, अमेरिका के संविधान से लाया गया। कहां से लाया गया, अमेरिका के संविधान से भारत में मौलिक अधिकार को कहां से लाया गया, अमेरिका के संविधान से लाया गया। जो भारतीय संविधान में भाग थर्ड कहां से लाया गया, अमेरिका के संविधान से लाया गया। अब जो अमेरिका के संविधान से लाया गया है, तो अमेरिका के जो संविधान से लाया गया वहां से कोई ना कोई पत्र के माध्यम से, सपोज दैट अगर हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में समझाते हैं, अगर हम यहाँ से लेकर के हजारीबाग से लेकर के अगर हमको कोई मत क्या हजारीबाग से करके अगर कोई रांची कोई पत्र, मतलब क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे कुछ भेज रहे हैं तो कोई ना कोई चिट्ठी से ही ना भेजते हैं। तो इसी प्रकार भारत में जो मौलिक अधिकार को जो लाया गया है वो कौन सा पत्र के माध्यम से लाया गया, राइट ऑफ बिल। कौन सा पत्र के तहत, राइट ऑफ बिल के तहत, या अधिकार पत्र के तहत भारत में क्या लाया गया, मौलिक अधिकार। कहां से लाया गया, अमेरिका से संविधान से लाया गया। एक लाइन का सवाल, भारत में मौलिक अधिकार को कहां से निर्धारण किया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, अमेरिका के संविधान मौलिक अधिकार को लाया गया, भारतीय संविधान के कितना में वर्णन किया गया, भाग थर्ड। कितना में वर्णन किया गया है, भाग थर्ड आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जिक्र किया गया। मौलिक अधिकार को कहां से कहां तक वर्णन किया गया, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। कौन सा भाग में, भाग थर्ड में। कहां से लाया गया, अमेरिका के संविधान से लाया गया। भाग थर्ड को मेघना कार्टा की संज्ञा दिया गया। क्या दिया गया है, मेघना कार्टा की संज्ञा दिया गया। क्या संज्ञा दिया गया, भाग थर्ड को क्या संज्ञा दिया गया, मेघना कार्टा की संज्ञा दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बेसिक में यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। इतना हम लोग क्या देख लिए, इसका मौलिक अधिकार भारत में कैसे लाए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा हम लोग को, बेसिक देख लिए। अब हम लोग क्या आते हैं, अपना मुद्दा पे आते हैं, आर्टिकल नंबर मतलब अनुच्छेद पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है तो हम लोग अब देखते हैं, एक एक करके आर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे। हर एक आर्टिकल कुछ ना कुछ तो मौलिक अधिकार के बारे में ही बोलता होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार के बारे में कहां से कहां वर्णन किया गया, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 को देखते हैं। किसको देखते हैं, आर्टिकल नंबर 12 को। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 कहता क्या, तो आर्टिकल नंबर 12 कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा किया गया। क्या किया गया, इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य की परिभाषा क्या किया गया, राज्य की परिभाषा किया गया। राज्य की परिभाषा कहने का अर्थ होता है कि इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा मतलब जो स्थानीय सरकार होता है उसके बारे में वर्णन किया गया। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा मतलब जो पदाधिकारी होते हैं तथा स्थानीय सरकार को क्या किया गया, किसने जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर 12 में। कोई दिक्कत, आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 12 बोलता है इसमें राज्य की परिभाषा क्या गया। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय पदाधिकारी तथा जो सार्वजनिक जो पदाधिकारी होते हैं उसको क्या किसमें जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर 12 में। कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है समझिएगा। आर्टिकल नंबर 13 में बोलता है आदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना दे, आदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकार को क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में सुनिएगा, तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट उसे क्या कर सकता है, पुनर्लोकन कर सकता है, यानी पुनः विचार कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि आदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बनाए, आदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना जो मौलिक अधिकार को क्या हो, हनन हो, क्या हो, मौलिक अधिकार को हनन हो। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट
क्या कर सकता है, उसको पुनर्लोकन कर सकता है या तो उसे समाप्त कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि सब अधिकांश लड़का या लड़कियां भी क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है ना। तो आदि बैट्समैन अपना आउट, मतलब अपना बैट्समैन है जो अपना बैटिंग कर रहा है, और बैट्समैन आउट नहीं है, बैट्समैन आउट नहीं है, लेकिन जो इंपायर है वो क्या कर दिया गया, आउट दे दिया। किसको, बैट्समैन को क्या किया, आउट दे दिया। अब देखो बैट्समैन हम लोग क्या, मतलब हम लोग मौलिक अधिकार में जी रहे, तो एम्पायर क्या कर रहा है, उसको विधायिका, एम्पायर को हम लोग क्या मान क्या लेते हैं, विधायिका। तो हम लोग आउट नहीं है, लेकिन मौलिक जो एम्पायर है क्या कर दिया, हमें आउट घोषित कर दिया। तो हम लोग किस तब हम लोग को जो जांच पड़ताल करता है, जो एम्पायर क्या करता है, रिव्यू लेते हैं, मतलब हम लोग उसको क्या करते हैं, पुनर्लोकन करते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं। किसको, रिव्यू को। रिव्यू को जांच करने के बाद क्या, रिव्यू को जांच करने के बाद क्या, उसको जांच करता है। यदि बैट्समैन आउट पाया जाता है तो आउट देता है, यदि आउट नहीं देता है तो, अगर आउट नहीं पाया जाता तो फिर क्या, पुनः क्रीज पर रह दिया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना दे, यदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, जिससे मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट क्या करेगा, कुछ उसे जांच पड़ताल करेगा और तो उसे समाप्त कर देगा। आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 बेसिक समझ में आया। आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 12 में जिक्र किया गया, इसमें राज्य की परिभाषा कहा गया। क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा किया गया। और आर्टिकल नंबर 13 में इसमें बोला कि यदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना, यदि विधायिका कुछ ऐसा कानून बना देता है जो मौलिक अधिकार को क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसे पुनः विचार कर सकता है, पुनः लोकन कर सकता है, या तो उसे समाप्त भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं मूल संविधान में, जिस समय संविधान बन रहा था, जिस समय संविधान बन रहा था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में संविधान मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। परंतु फिर से सुनिएगा, जिसमें संविधान बन रहा था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कब 44वां संविधान संशोधन करते हुए, कब 44वां संविधान संशोधन करते हुए 1978 में, 1978 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी के सरकार में, किसका सरकार में, नीलम संजीव रेड्डी के सरकार में, एवं मोरारजी देसाई के राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई के सरकार में 44वां संविधान संशोधन करते हुए संपत्ति के अधिकार को, अधिकार को यहाँ से हटा करके, कहां से, मूल अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटा करके उसे आर्टिकल नंबर कितना, भाग 12 के का में रख दिया गया। कहां पे रख दिया गया, आर्टिकल नंबर 12 के का में रख दिया। किस में रख दिया गया, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद भाग 12 के का में रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, 6। कितना है, 6। अब देखते हैं कि कौन कौन मौलिक अधिकार थे। अभी वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, 6। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण का विरोध, शोषण का विरोध। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा संस्कृति एवं धर्म, ठीक है, संस्कृति। और छठा जो है, क्या है, संवैधानिक उपचार, क्या है, संवैधानिक उपचार। देखिए समानता का अधिकार, हम लोग कितना आर्टिकल देखें, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जिक्र किया। तो देखो हम लोग 12 और 13 तो बेसिक देख लिए। तो जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक जिक्र किया गया। कहां से कहां तक जिक्र किया गया,
आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 कौन? शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी। फिर आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 क्या है? शोषण का विरोध। आर्टिकल नंबर 25 और से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक क्या किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 धार्मिक स्वतंत्रता, और आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 क्या? संवैधानिक उपचार है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके पूरा विशेष जानकारी को प्राप्त करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला समानता का अधिकार को देखेंगे। क्या देखेंगे? समानता का अधिकार। अभी तक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 7। अभी वर्तमान समय में कितना है? 6। मूल संविधान में कितना था? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, पूरा एक एक करके पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग क्या था? समानता का अधिकार। क्या था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। देखो यहाँ लिख दिया, इसमें पूरा लिख ही दिया कि समानता मतलब एक समान, सभी को एक समान देखा जाएगा। यहाँ लिख दिया कि समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक जिक्र किया गया। कहां से कहां तक जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक जिक्र किया गया। कोई दिक्कत? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक क्या जिक्र किया गया? समानता का अधिकार किया। तो हर एक आर्टिकल किसके बारे में बताएगा? समानता के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? समानता के बारे में बताएगा। तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 14 आर्टिकल नंबर क्या बोलता है कि इसमें बोला गया कि प्रत्येक नागरिक के लिए विधि एवं कानून एक समान होगा। सुनिएगा, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोला गया? इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए विधि एवं कानून एक समान होगा। अर्थात कहने का हम समझा सकते हैं, या तो हम क्या है, अगर हम भारतीय हैं, भारतीय का अगर है कि अगर नहीं, सॉरी, एग्जांपल में समझा देते हैं कि अगर हम यहाँ क्या है, रामगढ़ मतलब हजारीबाग जिला के, ठीक है, हजारीबाग जिला के हैं। अगर हजारीबाग का जिला का अगर कानून बनाए कि जो कानून बनाएगा कि जो हजारीबाग जिला का जो छात्र है वो 18 साल की उम्र में क्या करेगा? वोट देगा। तो जो अगर रांची का भी जो स्टूडेंट है उसका भी क्या होगा? 18 साल में ही वोट देगा। अर्थात जो इसका कानून है वह इसका भी कानून है। कहने का समझ में आया? कहने का समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोला गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए विधि एवं कानून एक समान होगा, चाहे वो भारतीय हो या तो विदेशी हो, किसी के साथ वह दूसरा कानून नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 14 में समझ में आया? आर्टिकल नंबर 14 में क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 14 में बोला गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए विधि एवं कानून का समान संरक्षण एवं समानता, समान संरक्षण एवं समानता का भी जिक्र किया गया। जो समान संरक्षण है अमेरिका से लाया गया तथा समानता है वो कहां से लाया गया? इंग्लैंड से संविधान से लाया गया। आर्टिकल नंबर 14 में क्या बोला? फिर से रिपीट करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 बोला गया है, इसमें बोला गया है, आर्टिकल नंबर 14 में बोला गया कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून एवं विधि, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया कि राज्य किसी भी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जाति, धर्म, लिंग, वंश, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर, कैसे? जाति, धर्म, वंश, लिंग, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। होता क्या है? आप सुनिए, इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। तथा इसमें यह भी बोला गया, दूसरे शब्दों में बोला गया है कि इसमें हर एक सार्वजनिक स्थान खुला रहेगा, हर एक सार्वजनिक स्थान एक समान होगा। क्योंकि यहाँ देखिए लिख दिया है समानता का अधिकार।
आर्टिकल नंबर 15 क्या बोला गया? जाति, धर्म, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक सार्वजनिक स्थान क्या होगा? खुला होगा। हर एक सार्वजनिक स्थान कहने का अर्थ हम समझाते हैं कि क्या होता है कि हिंदू है, हिंदू होने की वजह से वह कहाँ मस्जिद नहीं जाता है, लेकिन संविधान में क्या बोला गया कि हिंदू है मस्जिद जा सकता है, मुस्लिम कहाँ आ सकता है? मंदिर आ सकता है। कुआं, हिंदू लोग क्या करता था कि मुसलमान के कुआं में नहीं जाता है, और मुसलमान का कुआं में हिंदू लोग नहीं जाता था पहले। तो क्या बोला गया? उसमें भी जाने का हर एक सार्वजनिक स्थान खुला रहेगा। दुकान, मंदिर, मस्जिद, अनेक सारा बाजार, बहुत सारा खाना पीना, भोजनालय के स्थान पे क्या हो गया? समान अवसर दिया गया है। इसमें समानता मतलब कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ? जाति, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 समझ में आया? आर्टिकल नंबर 15 फिर से बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 समझ में आया? आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड, आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड में बोला गया है। इसको कब जोड़ा गया? आर्टिकल नंबर 15 को 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन करते हुए 15 को फर्स्ट को जोड़ा गया है। इसमें बोला गया राज्य जो होगा, राज्य सरकार होगा, महिला एवं बच्चों का विशेष छूट प्रदान करेगा। किसमें? विशेष छूट प्रदान करेगा। किसको? महिला एवं बच्चों को। जैसे महिला के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी हो जाएगा ना, तथा बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा क्या कर सकता है? प्रदान करेगा। किसमें जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड क्या बोला है कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों को विशेष छूट का प्रावधान करेगा। कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 15 का 4, आर्टिकल नंबर सॉरी इसको 1951 सही है, सॉरी 1915 का जो 4 है, 15 को जो 4 है उसको 1951 में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 15 को 4 को जोड़ा गया। 15 को 4 में क्या बोला? सुनिएगा। 15 का 4 में बोला गया है कि पिछड़े वर्ग को लिए, पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं समाज सेवा के दृष्टिकोण से, सामाजिक एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसको प्रावधान किया गया? आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसको? पिछड़े वर्ग लोगों के लिए। किसमें जिक्र किया गया? 15 का 4 में। 15 का 4 क्या बोलता है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसी प्रकार का किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 का 6 क्या बोलता है? इसको 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, लेकिन इसको लागू कब हुआ? 2006 में लागू हुआ। इसमें बोला गया है कि हर एक शैक्षणिक संस्थान में, हर एक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए, चाहे एसटी, एससी तथा दुर्बल वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया? 27% आरक्षण का प्रावधान किया। वो किसमें जिक्र किया गया है? 15 का 6 में जिक्र किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक के क्षेत्र में। इसमें 2 IIT तथा IIM संस्था भी जोड़ दिया गया। इसको 2008 में, कब? 2008 में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला? ये दोनों को अनुमोदन को पारित कर दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को बोल दिया कि इसे किलोमीटर का पालन करना पड़ेगा। किसको पालन करेगा? किलोमीटर का पालन करना पड़ेगा। इसमें क्या बोलता है? सुनो, किलोमीटर कहता क्या है? इसमें बोला कि इसमें उन लोगों को, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है जो पहला संवैधानिक पद पे हो। किसमें हो? संवैधानिक पद पे हो। जैसे वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या राज्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हो, तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उन लोगों को क्या के इस आरक्षण का प्रावधान
नहीं किया जाएगा। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उन लोगों को क्या किया जाएगा, ये सब प्रावधान नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 हम अच्छे तरीके से, हमको लग रहा है कि आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 16 में बोला क्या कि लोक नियोजन के क्षेत्र में, अर्थात अफसर मतलब जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या एग्जाम के क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को एक मतलब हर एक नागरिक के लिए समान अवसर का, मतलब सरकारी सेवाओं के लिए समान अवसर का छूट दिया गया। सरकारी सेवाओं के लिए क्या गया, एक समान अवसर का प्रावधान किया गया। किसमें प्रावधान किया गया, 16 में क्या बोला कि सरकारी लोक नियोजन सरकारी सेवाओं के लिए एक समान का प्रावधान किया गया। इसमें 16 का थर्ड में बोलता है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। क्या कर सकता है, निवास के आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। 16 का 3 क्या बोला गया है कि 16 का 3 में जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो निवास के स्थान पे क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल नंबर 16 का फोर्थ में क्या बोला कि ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया, ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें 16 का 4 में क्या प्रावधान किया गया, ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया। अब केंद्र सरकार ने ओबीसी को पहचान करने के लिए 1953 ईस्वी में, कब 1953 ईस्वी में काका कलकर समिति का गठन किया। कौन समिति का गठन किया, काका कलकर समिति का गठन किया, जिन्होंने अपना रिपोर्ट कब जारी किया, 1953 मतलब 55 में अपना रिपोर्ट जारी किया। फिर 1978 ईस्वी में मंडल आयोग की गठन किया गया। किसका, मंडल आयोग का गठन किया गया। कब, 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया और इसे ओबीसी को पहचान करने के लिए बोला गया। तो मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 में दिया। कब दिया, 1980 में दिया और बोला कि भारत में कुल ओबीसी के अंतर्गत 3447 जाति आते हैं। कितना आते हैं, 3447 जाति आते हैं। 1990 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में ओबीसी को कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया, 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन के समान अवसर का प्रावधान किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है, सोच समझिएगा। आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया अस्पृश्यताओं का अंत, अर्थात छुआछूत को अंत किया गया। छुआछूत को अंत करने का अर्थ होता है कि देखो, हम हिंदू तू सुन, मतलब हम अगर हिंदू हैं, मतलब हिंदू में ही ले लेते, अगर हम जादव हैं, अगर वो क्या बोला जाए राम है, तो दोनों में क्या होता था, छुआछूत होता था। तो उसी को छुआछूत को अंत किसमें किया गया, आर्टिकल नंबर 17 में क्या किया गया, छुआछूत को अंत किया, अर्थात अस्पृश्यताओं को अंत किया। अब अस्पृश्यताओं का अंत करने के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए, छुआछूत को मतलब कम करने के लिए, इसके तेजी से बढ़ावा देने के लिए, किसको खत्म करने के लिए 1955 ईस्वी में छुआछूत विरोधी अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम लाया गया, छुआछूत विरोधी अधिनियम ले आएगा, जिसके तहत बोला गया, किसके तहत, छुआछूत विरोधी अधिनियम के तहत बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति अगर छुआछूत करते अगर पकड़ा गया तो उसे 5000 का दंड तथा 6 माह के लिए
सजा हो सकता है। कितना? 5,000 का दंड तथा 6 माह के लिए क्या हो सकता है? सजा दिया जा सकता है। इसको 1955 ईस्वी में लाया गया। 1976 ईस्वी में छुआछूत विरोधी अधिनियम को इसको नाम चेंज करते हुए स्वीन संरक्षण अधिनियम नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्वीन संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है? एक लाइन में आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यताओं का अंत किया गया। किसका अंत किया गया? अस्पृश्यताओं का अंत किया गया। कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 18 आर्टिकल नंबर 18 क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया उपाधियों का अंत किया गया। किसका अंत किया गया? उपाधियों का अंत किया गया। कोई दिक्कत? उपाधियों का अंत मतलब इसमें बोला उपाधियों का अंत कहने का अर्थ होता है कि पहले के इसमें बोला गया कि शिक्षा एवं सैन्य के क्षेत्र का शिक्षा एवं सैन्य के क्षेत्र में छोड़ करके दी जाने वाले अन्य उपाधियों का अंत किया गया। जैसे पहले क्या होता था? महाराजा का पद दिया जाता था, महाराजा का पद दिया जाता था, राजा का पद दिया जाता था। उस उपाधियों को क्या किया गया? अंत किया गया। वर्तमान में सिर्फ किन लोगों को उपाधि दी जाती है? शिक्षा एवं सैन्य, शिक्षा एवं सैन्य एवं शिक्षा, सैन्य एवं शिक्षक के उपाधियों को छोड़कर हर एक उपाधियों को क्या दिया गया? समाप्त कर दिया। इस आर्टिकल में 18 में इस बात को और जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 18 में जिक्र किया गया यदि कोई विदेश से सामान आता है, यदि कोई विदेश से सामान आता है तो उसको तब तक भारत के लोगों अपना मतलब क्या बोलता है अपना यूज नहीं करेगा जब तक उसे राष्ट्रपति अनुमोदित ना कर दे। मतलब राष्ट्रपति उसे जब तक उसको हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक विदेशी सामान को यूज नहीं कर सकते। किसमें जिक्र किया गया? 18 में किया गया। कोई दिक्कत नहीं। इसी में 18 के अनुच्छेद के तहत 1955 ईस्वी में कौन सी 1954 ईस्वी में जो भारत रत्न पद्म भूषण जितना जो उपाधि दी जाती थी 1954 ईस्वी में चालू किया। लेकिन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के सरकार में क्या कर दिया गया था? इसे समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? 1978 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार आया तो पुनः भारत रत्न पद्म भूषण जितना जो उपाधि दी जाती है मतलब जो क्या बोला परमवीर चक्र जो दिया जाता है उसको क्या कर दिया? पुनः लागू कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 18 समझ में आया? आर्टिकल नंबर 18 में क्या गया? उपाधियों का अंत किया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक मौलिक अधिकार क्या कर लिए? देख लिए। पहला हम क्या देख लिए? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कर लिए? देख लिए। अब हम लोग दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें लिख दिया स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, मतलब आजाद, फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 6, इसमें 19 से लेकर को 19 से 22 तक जिक्र किया गया। कहां से कहां तक जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक। 19 को अब आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल को इसको 2 भागों में तोड़ा गया। कितने भागों में तोड़ा गया है? 2 भागों में। 19 का फर्स्ट और 19 का सेकेंड। 19 का फर्स्ट को भी 6 भागों में तोड़ा गया। कितना भागों में तोड़ा गया? 6 भागों में तोड़ा गया। 6 हो गया। तो 19 का फर्स्ट का ए, 19 का फर्स्ट का ए में क्या बोला सो सुनिए। 19 का फर्स्ट का ए में बोला गया है इसमें वाक्य अभिव्यक्त करने का छूट दिया गया, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, अपना विचार विमर्श मतलब फैलाने की स्वतंत्रता, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता। देखते हैं ना क्या होता है विनोद, मीडिया वाले जहां जा करके बोलिए सर आप क्या कैसा फीलिंग कर रहे हैं, किसमें आजाद दिया गया? 19 में। मतलब हम कहीं भी बोल सकते हैं। इसमें क्या किसमें छूट दिया गया? 19 में
छूट दिया गया। देखते हैं ना, कोई बड़ा बड़ा नेता निकलता है तो मीडिया वाले निकल जाता है, आप इसको करके आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं सर, आप अच्छा कार्य करके कैसा फीलिंग कर रहे हैं सर, आप अगर कुछ खराब काम किया हो सर, आपके इसके पीछे क्या हाथ है सर, कौन पड़ जाता है? प्रेस लोग पड़ जाता है ना। फिर हम लोग अगर मतलब क्या इलेक्शन के समय हम लोग जो मन करता है सो बोलते, तो बोलने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? 19 का फर्स्ट का ये में 19 का फर्स्ट को में क्या बोला गया? वाक्यम अभिव्यक्त विचार करने का स्वतंत्रता, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 19 का फर्स्ट का बी क्या बोला? 19 का फर्स्ट का में बी में बोला गया है, इसमें बिना हथियार का बैठक बैठाने का बोला गया, बिना हथियार को बैठक बैठा सकते। एग्जाम्पल में हम सटीक एग्जाम्पल समझाते हैं कि दिल्ली में किसान आंदोलन किया था, किसान आंदोलन किया था ना, तो जो किसान आंदोलन किया था क्या हथियार के साथ किया था? नहीं, किसके साथ किया था? बिना हथियार का। तो वही आर्टिकल नंबर 19 का बी क्या बोलता है? 19 का फर्स्ट का क्या बी क्या बोल रहा है कि बिना हथियार का बैठक बैठा सकता है। 19 का फर्स्ट का सी अब क्या बोलता है सो समझिएगा। 19 का फर्स्ट का सी क्या बोलता है सो सुनिए। 19 का फर्स्ट का सी बोलता है, इसमें राजनीतिक संघ या राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा सकते हैं, हम झारखंड से समझाते हैं, ठीक है। जिस समय झारखंड आजाद हुआ था, मतलब जिस समय झारखंड बना था, उसमें झारखंड में सिर्फ कौन सा सरकार था? जेएमएम के सरकार था। कौन सरकार था? जेएमएम, मतलब जेएमएम एक गठन था। अभी कितना मतलब राजनीतिक दल हो गया? जेएमएम हो गया, जेवीएम हो गया, अनशन, कांग्रेस, बहुत सारा हो गया। तो किसमें बोला गया? नए राजनीतिक दल का गठन करने का छूट किसमें दिया गया है? मतलब अधिकार किसमें दिया गया है? 19 का फर्स्ट का सी में क्या बोला गया? 19 का फर्स्ट में सी में क्या बोला गया कि नए राजनीतिक दल संगठन बनाने का अधिकार किसमें दिया गया? 19 का फर्स्ट का सी। 19 का फर्स्ट का डी, 19 का फर्स्ट का डी क्या बोलता है सुनिए। 19 का फर्स्ट का डी में बोला कि भारत का किसी भी क्षेत्र में, भारत का किसी भी क्षेत्र में, चाहे कन्याकुमारी से लेकर के वहां पे हिमालय तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, किसी भी कोना में जाकर के क्या कर सकता है? घूम सकता है। घूमने की स्वतंत्रता दिया गया। भारत का किसी भी कोना में घूमने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? आर्टिकल नंबर 19 का डी। 19 का फर्स्ट का डी में क्या बोला गया कि भारत का किसी भी कोना में घूमने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? 19 का डी में। 19 का फर्स्ट का ई क्या बोलता है? 19 का फर्स्ट का ई में बोला गया है कि भारत का किसी भी कोना में जाकर के, भारत का किसी भी राज्य में जाकर के अपना निवास स्थान कर सकता है। किसमें कर सकता है? भारत का किसी भी राज्य में जाकर के अपना मतलब स्थान निवास कर सकता है। किसमें बोला गया? 19 का फर्स्ट का ई। 19 का फर्स्ट का एफ क्या बोलता है? 19 का फर्स्ट का एफ में जो बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के व्यापार करने की छूट दिया गया, व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया। अर्थात हम लोग देखते हैं ना, अपना हम लोग 19 का फर्स्ट कोई एफ समझाते हैं, तो अगर हम लोग को लग रहा है कि कुछ हम लोग अपना कुछ अच्छा कार्य किए हैं, तो हम दूसरे राज्य में जाकर के उस राज्य में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 19 का फर्स्ट अगर ये समझ में आ गया होगा, तो इसको बोला गया कि यदि देश की राष्ट्रीय अखंडता को बचाने के लिए अगर 19 को फर्स्ट को समाप्त, अगर कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आए तो इसे समाप्त कर दिया सकता है। यदि हम एग्जाम्पल में समझाते हैं, यदि हमारा देश में इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, क्या हो गया? युद्ध हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या, अगर युद्ध हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम जो मन करेगा सो बोलेंगे? जो मन करेगा सो बोलेंगे? नहीं ना बोल सकते हैं। बिना हथियार के तो बैठक बैठा नहीं सकते, क्या कि देश में आतंकी फैला, जहां बैठेंगे वहां तुड़ उड़ा देगा। फिर क्या बोला? राजनीतिक। उस समय हम लोग दूसरे देश के साथ अपना क्या करेंगे? युद्ध करेंगे कि नया राजनीतिक गठबंधन करेंगे। फिर बोला गया कि फिर डी में क्या बोला गया था कि भारत के किसी भी कोना में क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। अरे यार,
हमारा देश विकट परिस्थिति में है, राष्ट्र मतलब अखंडता से उखड़ रहा है, भारत पे पाकिस्तान या चीन आक्रमण कर दिया है, तो उसमें हम मतलब उसके विरुद्ध जा करके कि अपना देश में किसी भी कोना में निवास घूमेंगे नहीं ना। तो क्या बोला गया 19 का सेकेंड क्या बोला गया कि देश की एकता एवं अखंडता को बचाने रखने के लिए, देश की एकता एवं अखंडता को बचाने रखने के लिए इसे क्या कर सकते हैं 19 का फर्स्ट को सारा का सारा समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है सो सुनिए। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोला गया है, दोष सिद्धि के संबंध में क्या बोला गया, दोष सिद्धि के संबंध में बोला गया। इसमें 3 बात को जिक्र किया गया, इसमें 3 बात को जिक्र किया गया। 20 का फर्स्ट में क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक वह संविधान को उल्लंघन ना किया हो, जब तक वह संविधान को उल्लंघन ना किया हो। यदि अगर हम लोग को कोई पुलिस पकड़ के ले भी जाता है तो हम लोग डरो मत, अगर कोई किसी को अभी कोई ग्राउंड में क्रिकेट विकेट खेलता आता है, पुलिस पकड़ के ले जाता तो डरो मत पुलिस से। क्या बोला गया 20 का फर्स्ट में बोला गया कि तब तक अगर किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह संविधान का उल्लंघन नहीं किया, जब तक वह संविधान का उल्लंघन नहीं किया हो। 19 का फर्स्ट में क्या बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वो संविधान का उल्लंघन नहीं किया, अपना नियम एवं कानून को फॉलो नहीं किया। 20 का सेकेंड क्या बोलता है, 20 का सेकेंड में बोला गया है, 20 का सेकेंड में बोला गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते, हम है और एक मेरा दोस्त है, हम है एक मेरा दोस्त है, अगर हम लोग दोनों के आपसी में मैटर है, हम लोग दोनों के आपसी में मैटर है, हम इसको जा करके चाकू मार दिए, इसको जा करके एक बार हम लोग क्या किए चाकू मार दिए, मारेंगे नहीं बस एग्जाम्पल में समझा रहे ताकि सटीक दिमाग में घुसे, समझा रहे। अगर हम क्या किए इसको जा करके गोली मतलब चाकू मार दिए, यह से अपना इलाज करवा करके पुलिस पर जा करके क्या किया कंप्लेंट कर दिया, पुलिस मतलब एक बार हम इसको चाकू मारे उसको पुलिस उसको हमको क्या कर दिया सजा दे दिया, ठीक है सजा दे दिया। फिर हम अपने दोस्त को फिर दोबारा चाकू नहीं मारे, लेकिन दोस्तवा को लगता है नहीं ना, फिर एक बार पिटेबो तो ऐसी क्या बोलेगा, फिर से जाकर के क्या करेगा, फिर पुलिस पास जाकर के कंप्लेन करेगा, लेकिन पुलिस दोबारा मारेगा नहीं। क्यों, लिख दिया गया है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। किसमें जिक्र किया गया है 20 का सेकेंड में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड में बोला गया, आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड में बोला गया है कि अपना जो गुनाह किया है अपना ही गुनाह वकील के माध्यम से पूछने के लिए बाध्य है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 20 भी खत्म। आर्टिकल नंबर 20 समझ में आया, समझ में आ ही गया होगा, क्या चकवा वाला इसमें एग्जाम्पल हुआ था ना विनोद, देख रहे हैं विनोद पॉलिटी कितना इजी है। सो पप्पू पेलो मजा आ रहा है ना, आता ही होगा। आर्टिकल नंबर 21-22, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया, आर्टिकल नंबर 21 कुछ नहीं बोला गया, आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना जिंदगी अपने तरीके से जीने का दिया गया। होता है ना, होता देखता कि हीरोइन में मूवीज में देखता है वो हीरोइन आधा पैंट यहाँ फाड़ के पहनता है, आधा पैंट इधर फाड़ के पहनता है, को उसमें कोई राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात और उसको अगर उस पर अगर कोई अंजाम भी लगाता है तो उसको जाकर के क्या करेगा पुलिस, मतलब उसको रक्षा भी करेगा। अर्थात कहने का अर्थ समझ में आया विनोद, अपना जिंदगी अपने तरीके से जी लो बेटा, बम बम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी के दबाव में जीना नहीं है। किसमें जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 21 में, आर्टिकल नंबर 21 को संशोधित करते हुए, आर्टिकल नंबर 21 को संशोधित करने 86वां संविधान संशोधित करते हुए 21 को 4 में जोड़ा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। किसमें 21 का 4 में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मजा आएगा 21, आप तो पुलिस से नहीं डरेगा, नहीं डरेगा विनोद। आर्टिकल नंबर 22 समझो,
मजा आ रहा है ना विनोद? पप्पू तुमको? आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है, सो सुनो। आर्टिकल नंबर 22 बोला गया है कि इसमें आर्टिकल नंबर 22 में बोला गया है कि कानून का उपचार, इसमें बोला कि यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाता है, तो जो पुलिस गिरफ्तार किया, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो पुलिस द्वारा मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर वह न्यायालय में जाकर के पेश करना अनिवार्य है। किसमें जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 22 में क्या बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे पुलिस द्वारा मिनिमम 24 आवर के अंदर मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर कहाँ पे जाकर के पेश करना होगा? न्यायालय में उसे पेश करना होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बस छोटा छोटा टॉपिक बच गया, बस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दो ही है था, मतलब लंबा इंपॉर्टेंट तो सारा चीज है, लंबा दो ही था, लंबा दो था। अब आर्टिकल नंबर 23 समझते हैं, 24 हो जाएगा समाप्त। तीसरा था शोषण का, तीसरा हम लोग क्या था? शोषण का विरुद्ध था। क्या था? शोषण का विरुद्ध, शोषण का विरुद्ध, शोषण का विरुद्ध समझते हैं। शोषण का विरुद्ध यहाँ लिख दिया कि शोषण कर दिया, तो आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया, आर्टिकल नंबर 23 में हो गया बलात्श्रम, बलश्रम तथा मानव दुर्व्यवहार पर अंत किया गया। अर्थात कहने का अर्थ है पुरुष महिला या बच्चों को वस्तु के भांति बेचने को रोक किया गया। क्या होता है समझिएगा, कोई अगर क्या होता है कि अगर कोई किसी के मतलब क्या बोला जाए, अगर किसी को अपना बेटा नहीं हो रहा, तो बेटा नहीं होने के वजह से क्या कर देता है? दूसरे बच्चों को बेच देता है। बस लास्ट 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 20 आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया कि मतलब 14 साल के नीचे बच्चों को, 14 साल से नीचे बच्चों को जोखिम भरा स्थान में कार्य करने पे रोक लगाया गया। आर्टिकल नंबर 24 तक खत्म। अब हम लोग को बच गया 2-3 टॉपिक, 3 समाप्त हुआ, 3 बचा है, 3 समाप्त हुआ है, 3 बचा है, वह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। किसमें देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो कमेंट कर सकते हैं।